गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को मियां नसरुद्दीन चैप्टर 2 ग से पढ़ा रही हूँ। कृष्णा सोर्दी का लिखा हुआ मियां नसरुद्दीन। मियां नसरुद्दीन किसी व्यक्ति का नाम पर ये जो है ये कहानी पढ़ी है, जो कि ये अपनी जो परंपरा है खाना बनाने की, उस पर बहुत गर्व करते हैं, उसको छोटा नहीं समझते हैं। और लेखिका जो कृष्णा सोबती है, इसके बारे में वो पूरा प्रमाणित करना चाहती है कि सचमुच वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आखिरी दम तक वो उनका साथ नहीं छोड़ती है। हम लोग यहाँ पर कृष्णा सोबती के बारे में पढ़ेंगे और पाठ का सारांश भी पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कृष्णा सोबती के बारे में पढ़ते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 ईस्वी में पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ। पाकिस्तान के गुजरात नामक, वहाँ पर गुजरात है शायद। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला व दिल्ली में हुई। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। कृष्णा सोबती ने अनेक विधाओं में लिखा। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यास में क्या क्या लिखी हैं? जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। कहानी संग्रह में डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के। शब्द चित्रण संस्मरण, हम हसमत, शब्दों के आलोक में। अब साहित्य के बारे में जानेंगे। इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है? हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हसमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। यह कहना उचित होगा, यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत कृति का विशिष्ट स्थान है। इसमें उन्होंने अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इनके भाषिक प्रयोग में विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। हम लोगों ने कृष्णा सोबती के बारे में जाना। अब मियां नसरुद्दीन जो चैप्टर का नाम है, उसको लिखने का उद्देश्य क्या है? लेखक का या लेखिका का? लेखिका को मियां नसरुद्दीन चैप्टर लिखने का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सारांश: मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। लेखिका बताती है कि एक दिन वह मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर सनते देखकर उसे कुछ जानने का मन हुआ। पूछताछ करने में पता चला कि यह खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान है। ये 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती व माथे पर कारीगर के तेवर थे। लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग किया। वे अखबार बनाने वाले व पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा? उनकी बेपरवाही से जवाब दिया कि यह उनका खानदानी पेशा है।
इनके वालिद मियाँ बरकत शाही नानबाई थे और उनके दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन थे। उन्होंने खानदानी शान का एहसास कराते हुए बताया कि उन्होंने यह काम अपने पिता से सीखा। नसरुद्दीन ने बताया कि हमने यह सब मेहनत से सीखा। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है या फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए ऊंची जमात में पहुंच जाता है, उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम, बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आय देना आदि करके यह हुनर पाया है। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। मतलब को शिक्षा लेना भी, मतलब एक ज्ञानी से ज्ञान लेना भी बड़ी बात होती है, समझे। खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से न पके न पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। वे बड़ाई करते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न लगाया तो वे भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। अब उनका स्वर बदल गया। वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। वे इधर उधर की बातें करने लगे। अंत में खींचकर बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उन्हें मजदूरी देते हैं। लेखिका ने रोटियों की किस्में जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिए। फिर तुनक कर बोले, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। फिर वे यादों में खो गए और कहने लगे कि अब समय बदल गया है। अब खाने पकाने का शौक पहले की तरह नहीं रह गया है और अब कद्र करने वाले हैं। अब तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, हर व्यक्ति जल्दी में। आप लोगों का मियाँ नसरुद्दीन का भी चैप्टर फिनिश हो गया। सारांश हम लोगों ने जान लिया और टेक्स्ट बुक अगर आप लोग के पास होगा तो आप लोग पढ़कर उससे और भी क्लियर कर सकते हैं, या फिर इतना ही बहुत ही ज़्यादा है, इससे ज़्यादा आप लोग नहीं जान पाएंगे टेक्स्ट बुक भी पढ़ेंगे तो मियाँ नसरुद्दीन के बारे में ही आप लोग को जानना है और उन्हीं के बारे में सारा जो भी कहानी है, कथा है, हम लोगों ने जाना। कुछ झूठ बोलेंगे, सच बोल रहे हैं आधा, मतलब कुछ सच है, पूरा सच नहीं है 100%, लेकिन उनका खानदानी है, पेशा है रोटी बनाना। कितनी तरह की रोटियां उसमें टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। आप लोग का ये समाप्त हो गया। मैं क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। ये पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 नहीं कर सकती क्योंकि वो तो फ़ोटो रहेगा, इमेज रहेगा। थैंक यू आज के लिए। ओके।